हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से एमएनसी कंपनीज़ आई, किस तरीके से उन्होंने इंडिया के ऊपर इफ़ेक्ट डाला, इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट था, किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट किया गया कि वो आके हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो हमारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे इंडिया के अंदर, उनके लिए क्या compete और पेरिस था, क्या मतलब प्रतिस्पर्धा थी, क्या वहाँ पे कंपटीशन थी और किस तरीके से नष्ट हुआ। ठीक है, और पेरिस मीन्स किस तरीके से नष्ट हुआ। For a large number of small producers and workers, globalization has posed major challenges. जो लार्ज नंबर ऑफ़ स्मॉल छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे हमारे इंडिया के अंदर, वर्कर्स जो थे, उनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी बड़ी चुनौतियां पेश की। हैज़ पोज मेजर चैलेंजेस, उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी चुनौतियां जो हैं उनके ऊपर पोस्ट कर दी। ठीक है, तो ये राइजिंग कंपटीशन, किस तरीके से जो बढ़ते प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन बढ़ रही थी, उसके लिए एक एग्जांपल है। रवि डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड हैव टू फेस अ क्राइसिस इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ। एक लड़का है जिसका नाम रवि है, जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसको किसी तरह की क्राइसिस, परेशानियां, कमियां फेस करनी पड़ेगी अपने खुद के इस शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ, छोटे से लाइफ के पीरियड में। एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट मीन्स एज अ कारखानेदार कह दो या उद्योगपति कह दो, अपने इस लाइफ के इस छोटे से पीरियड में ही उसको इस तरह की कोई क्राइसिस देखने को नहीं मिलेगी, उसने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। रवि टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट हिज ओन कंपनी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटर्स इन 1992। रवि ने एक लोन लिया था बैंक से ताकि वो स्टार्ट कर सके अपनी खुद की कंपनी जो प्रोड्यूस करेगी कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है जो कंप्यूटर्स और हर जगह, मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इज़ लाइक का रैम वगैरह कह लीजिए आप। तो रवि इस चीज़ का कंपनी खोला था जो कि प्रोड्यूस करती थी कैपेसिटर्स। ठीक है, और हाउसूर के अंदर उसने ये कंपनी स्टार्ट की थी। एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु, जो एक तमिलनाडु के अंदर एक इंडस्ट्रियल टाउन के अंदर था। कैपेसिटर आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लाइंसेस इंक्लूडिंग ट्यूब लाइट। कैपेसिटर्स जो है ये यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे होम अप्लाइंसेस पे, जो कि इंक्लूड करता है ट्यूब लाइट्स, होम अप्लाइंसेस इंक्लूडिंग टेलीविजन्स, ये सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, विद इन 3 years ही वॉज अनेबल टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन एंड हैड 20 वर्कर्स अंडर हिम। 3 साल के अंदर अंदर उसने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और उसके अंदर 20 वर्कर्स जो थे वो काम करने लगे। His struggle to run his company started when the government removed restrictions on import of capacitors. जो स्ट्रगल था, जो परेशानियां, जो कठिनाई थी, उसके कंपनी में आने लगी। चलाने में जो स्ट्रगल्स थे उसकी, वो तब स्टार्ट हुई जब गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, जो कि इम्पोर्ट करने पर कैपेसिटर्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन थे, रुकाव थे, उसको जब गवर्नमेंट ने हटा दिया, तब इसकी रवि की कंपनियां जो है वो काफ़ी कठिनाइयां, स्ट्रगल फेस करने लगी। एज़ पर इट्स एग्रीमेंट एट WTO इन 2001, जो कि गवर्नमेंट ने हटाया था एज़ पर एग्रीमेंट जो कि WTO के द्वारा 2001 में हुआ था। हिज मेन क्लाइंट द टेलीविज़न कंपनी, उसका जो मेन क्लाइंट था टेलीविज़न कंपनी, यूज टू बाय अ डिफरेंट components इंक्लूडिंग कैपेसिटर इन बल्क फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीविज़न सेट। जो कि एक टेलीविज़न कंपनी थी जो यूज़ करती थी, उसके कैपेसिटर को ख़रीदती थी, डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो कि इंक्लूड करते हैं कैपेसिटर्स। उससे रवि से वो कैपेसिटर्स को बल्क में ख़रीदता था ताकि वो टेलीविज़न सेट को मैन्युफैक्चर कर सके।
However, the competition from the MNC's brand forced the Indian television, जो competition था MNC मल्टीनेशनल कंपनी ब्रांड की तरफ से जो कंपटीशन था वो फोर्स किया इंडियन टेलीविज़न कंपनीज़ के ऊपर टू मूव इनटू असेंबलिंग एक्टिविटीज़ फॉर MNC, ताकि वो कंपनीज़ इंडियन टेलीविज़न कंपनी है जो वो मूव करे असेंबल करना उन MNCs की कंपनी की एक्टिविटीज़ के साथ। इवन व्हेन सम ऑफ दैम बॉट कैपेसिटर, तब भी जो कुछ थे वो खरीदते थे कैपेसिटर्स, दे वुड प्रिफर टू इम्पोर्ट एज द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड, वो प्रिफर करते थे कि इम्पोर्ट कर सके एज द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट आइटम, जो कि इम्पोर्ट आइटम के ऊपर जो प्राइस था वो हाफ था द प्राइस चार्ज बाय पीपल लाइक रवि, जो कि हाफ था प्राइस जो कि चार्ज करता था रवि जैसे लोग, ठीक है। रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ द कैपेसिटर दैट ही प्रोड्यूस इन द ईयर 2000। रवि जो था अब 2000 में जितना वो प्रोड्यूस करता था कैपेसिटर, उसका आधा, लेस देन हाफ, उस हाफ का भी आधा जो है वो प्रोड्यूस करने लगा था। एंड हैज़ ओनली 7 वर्कर वर्किंग फॉर हिम, और उसके साथ सिर्फ 7 लोग ऐसे थे जो काम करते थे। Many of Ravi friends in the same business in Hyderabad and Chennai has closed their units. रवि और रवि के दोस्त जो थे बहुत सारे उस सेम बिज़नेस में हैदराबाद के अंदर और चेन्नई के अंदर उन्होंने अपने यूनिट्स को क्लोज़ कर दिया। बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैज़ बिन हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन। बहुत सारी ऐसी जैसे बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज़, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी जो वेजिटेबल ऑयल कंपनीज थी, ये सारी एग्जांपल थी उन इंडस्ट्रीज़ की जिनके मैन्युफैक्चर काफ़ी गहरे, मतलब बहुत हद तक उनके ऊपर ये इसका कंपटीशन का प्रभाव पड़ा था। सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैज़ शट डाउन, बहुत सारी यूनिट्स जो थे वो शट डाउन कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। टेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस, उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स को जॉबलेस बना दिया। द स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया के अंदर उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉय किया हुआ था। 20 मिलियन इन द कंट्रीज़, जो 20 मिलियन वर्कर्स थे उनको नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर थे उसमें एम्प्लॉय किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। जो कंपटीशन मीन्स जो प्रतिस्पर्धा थी और जो अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट थी मीन्स कि अनिश्चित जो रोजगार थी उसके बारे में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन, जो ग्लोबलाइजेशन और जो प्रेशर था कंपटीशन को लेकर के, जो प्रतियोगिता को लेकर के, कंपटीशन को लेकर जो दबाव थे, हैज़ सब्सटेंशियली चेंज्ड द लिव्स, उसने काफ़ी हद तक चेंज कर दिया था वर्कर्स की ज़िंदगी को। फेस्ड विथ ग्रोइंग कंपटीशन, जो ग्रोइंग कंपटीशन की वजह से, बढ़ते कंपटीशन की वजह से जो फेस कर रहे थे, मोस्ट एम्प्लॉयज़ दीज डेज प्रिफर टू एम्प्लॉय वर्कर फ्लेक्सिबली, जो बढ़ते कंपटीशन की वजह से जो लोग फेस कर रहे थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर जो थे वो इस समय में ये प्रिफर करते थे कि वो फ्लेक्सिबली काम करें, ठीक है, फ्लेक्सिबली एम्प्लॉय वर्कर बने। दिस मीन दैट द वर्कर जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर, मतलब कि इसका मतलब जो वर्कर्स थे उनकी जॉब जो है वो लंबे समय के लिए सिक्योर नहीं होगी, उनको किसी तरह की लंबे समय के लिए सिक्योरिटी नहीं होगी। लेट अस सी हाउ द वर्कर इन द गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन इंडिया आर हैविंग टू बियर दिस प्रेशर ऑफ कंपटीशन। तो ये देखिए जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो गारमेंट्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे बियर करते हैं प्रेशर कंपटीशन का। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे होंगे कैसे लोग, वुमेंस जो हैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हैं। फैक्ट्री वर्कर्स फोल्डिंग गारमेंट फॉर एक्सपोर्ट, जो फैक्ट्री हैं वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो गारमेंट्स को फोल्ड कर रही हैं ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। थ्रू ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, ग्लोबलाइजेशन के वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई पेड वर्कर्स यहाँ पे के लिए फॉर वुमेन, जो वुमेंस थी। द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शोज द वुमेन आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट। ये कंडीशन एम्प्लॉयमेंट का शो करता है कि जो वुमेन है वो डिनाई करती हैं अपने फेयर शेयर को, बेनिफिट्स को, ठीक है। लार्ज MNC इन द गवर्नमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। बड़ी बड़ी MNC मल्टीनेशनल कंपनी जो गारमेंट्स की इंडस्ट्री की थी
वो यूरोप और अमेरिका की ऑर्डर करती हैं अब प्रोडक्ट के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को। दीज लार्ज एमएनसीज विथ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, ये लार्ज एमएनसी जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी हैं उनकी जो है दुनिया भर में नेटवर्क था। लुक फॉर द चीपेस्ट गुड्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, वो देखती थी दुनिया भर में कि सबसे चीपेस्ट गुड उनको कहाँ से मिलेगा ताकि वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, मैक्सिमाइज कर सके। टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर, और बड़े से बड़े ऑर्डर्स पाए। इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट, इंडियन गारमेंट्स एक्सपोर्टर जो थे जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे वो ये ट्राई करते थे कि वो कट करें अपने खुद के ओन कॉस्ट को। एज अ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस, क्योंकि जो कॉस्ट कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होता था वो रिड्यूस नहीं कर पाते थे, नहीं हो पाता था। एक्सपोर्टर ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, और एक्सपोर्टर जो होते थे वो ट्राई करते थे कि वो लेबर कॉस्ट को कम करें। वेयर अर्लियर अ फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर ऑन अ परमानेंट बेसिस, तो जो फैक्ट्री के जो लोग थे वो ये करने लगे कि एम्प्लॉय वर्कर को परमानेंट बेस पे रखने लगे। नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर ओनली अ टेम्प्रेरी बेसिस, अब क्या था कि एम्प्लॉय वर्कर को वो सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस पे रखते थे। सो दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर फॉर द होल ईयर, तो इससे क्या होता था कि वर्कर को उनको पूरे साल भर पे नहीं करना पड़ता था। पहले वो क्या करते थे कि लोगों को पहले फैक्ट्री में परमानेंट बेस पे रखते थे, पर अब वो टेम्प्रेरी बेस पे रखने लगे ताकि वो उनको साल भर पैसा न देना पड़े। वर्कर ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर, लोग वर्कर को वो वहाँ पे बड़े लंबे समय के लिए काम करने के लिए रखते थे। एंड वर्क नाइट शिफ्ट, और साथ साथ नाइट शिफ्ट भी लगाते थे ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन। रेगुलर बेसिस पे नाइट शिफ्ट पे लगाते थे जब सीज़न का सबसे पीक पॉइंट होता था, मीन्स कि जब उस चीज़ की डिमांड होती थी तब। वेजेस आर लो एंड वर्कर आर फोर्स टू वर्क ओवर टाइम एंड मेक अ बोथ एंड मीट्स, वेजेस बहुत कम मिला करते थे वर्कर्स को, और वर्कर को फोर्स भी किया जाता था कि वो काम करे ओवर टाइम, और ताकि वो दोनों की वर्कर्स और जो फैक्ट्री का ओनर होता था उसके भी जो एंड मीट होता था ताकि उसकी जो इच्छाएं होती थी उसको कंप्लीट कर सके। वाइल दीज कंपटीशंस अमॉन्ग द गारमेंट एक्सपोर्टर हैज़ अलाउड द एमएनसीज, जो कंपटीशन था वो गारमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए अलाउ किया गया एमएनसीज में टू मेक अ लार्ज प्रॉफिट, ताकि वो लार्ज प्रॉफिट कमा सके। वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट, और वर्कर्स को ही मना करना पड़ा अपने फेयर शेयर को, मतलब कि जो उनका खुद का सही मायने में बेनिफिट था उसको उनको छोड़ना पड़ा, डिनाई करना पड़ा। ब्रॉट अबाउट बाय ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हुआ। गवर्नमेंट वर्कर्स 35 ईयर सुशीला, यहाँ पे 35 साल ओल्ड एक बूढ़ी सुशीला औरत थी जो कि स्पेंड करती थी मैनी ईयर्स एज अ वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री थी एक्सपोर्ट की, गारमेंट एक्सपोर्ट की, वहाँ पे वो काम करती थी। बहुत साल उसने वहाँ पे काम किए। शी वॉज एम्प्लॉयड एज अ परमानेंट वर्कर, वो वहाँ पे एक परमानेंट वर्कर को तहत एम्प्लॉय की गई थी। इंटाइटल टू हेल्थ इंश्योरेंस, उसको दिया गया था हेल्थ इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड ओवर टाइम एट डबल रेट। व्हेन सुशीला फैक्ट्री क्लोज इन द लेट 1990, जब तक कि उसकी फैक्ट्री जो थी वो बंद नहीं हुई 1990 में, तब तक उसको ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती थी। जब उसका ये फैक्ट्री क्लोज़ हो गया, आफ्टर सर्चिंग अ जॉब, बहुत समय तक जॉब खोजने के बाद उसको 6 महीने के बाद उसको जॉब मिल गई 30 किलोमीटर दूर, जो कि उसके घर से काफ़ी दूर था। इवन आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर सेवरल ईयर, जबकि उसने इस फैक्ट्री में कई साल काम किए। शी इज़ अ टेम्प्रेरी वर्कर, तभी वो टेम्प्रेरी वर्कर थी। एंड अर्न लेस देन हाफ व्हाट शी अर्न्स अर्लियर, और वो जितना पहले कमाती थी उसका भी आधा से भी कम यहाँ पे कमाती थी। सुशीला लीव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग, सुशीला को अपना घर सुबह सुबह मॉर्निंग में छोड़ देना पड़ता था। 7 days अ वीक, 7 दिन हफ्ते के, एट 7:30 AM, सुबह 7:30 बजे, एंड रिटर्न टू 10 AM, रात के 10 बजे वो वापस आती थी। अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क मीन नो वेजेस, अगर आप किसी दिन काम पे ना जाओ तो उसका मतलब आपको कोई वेज नहीं मिलता था, कोई भी कमाई नहीं होती थी उस दिन, आपको सैलरी नहीं दी जाती थी। शी हैज़ नन ऑफ द बेनिफिट शी यूज टू गेट अर्लियर, उसको किसी तरह की बेनिफिट भी नहीं मिलती थी जो पहले उसे मिला करती थी। फैक्ट्रीज क्लोजर टू हर होम, पहले उसकी फैक्ट्रीज भी उसके घर के पास थी। हैज़ वाइडली फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ऑर्डर फ्लक्चुएट होने लगा। एंड देयर फॉर पे इवन लेस, इस वजह से क्या हुआ कि उसको काफ़ी कम मिलने लगा था।
तो ये सारी सिचुएशन थी, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट किया। द कंडीशन ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप ऑफ द वर्कर डिस्क्राइब अबव हैव बिकम कॉमन टू मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। जो ऊपर कंडीशन दिखाई गई कि किस तरीके से जॉब फैक्ट्री बंद हो गई, तो किस तरीके से जो वर्कर थे उनको छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, कम पैसे में ही काम करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें थी कि पहले परमानेंट जॉब थी, बेनिफिट थी, फिर धीरे धीरे वो टेम्प्रेरी हो गई, कोई तरह की बेनिफिट भी नहीं हुई। तो ये जो स्थिति थी काम की और जो मेहनत था, कष्ट था, हार्डशिप था वर्कर का, वो डिस्क्राइब करता था कि ये कॉमन हो गया है अब हर इंडस्ट्रियल यूनिट और सर्विस की जो इंडिया के अंदर थी। मोस्ट वर्कर टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ज़्यादातर वर्कर्स थे वो अब जो है वो एम्प्लॉयड होने लगे थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहाँ पे किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती है, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, जहाँ पे आपको कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बताए जाएंगे। मोर एवर इंक्रीजिंगली कंडीशन ऑफ वर्क, जो कंडीशन था वर्क का इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव कम टू रीसेंबल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो मतलब स्थिति थी वर्क की, जो कंडीशन था ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, वो अब जो है वो समान होने लगा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट द प्रोडक्शन। और जो वर्कर थी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सुशीला, वो अब प्रोटेक्शन किसी तरह का नहीं पाती थी। एंड बेनिफिट दैट दे इंजॉयड अर्लियर, जो पहले वो बेनिफिट पाती थी वो अब नहीं वो इंजॉय करती थी बेनिफिट्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि क्या स्ट्रगल था, क्या लड़ाई थी उस फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, मतलब कि जो बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन से वो सबको मिलना चाहिए इक्वली। इस चीज़ के लिए क्या लड़ाई हुई, क्या स्ट्रगल हुआ। द अबव एविडेंस इंडिकेट दैट द नॉट एवरीवन हैज़ अ बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। ऊपर के एविडेंस से हम लोग को ये पता चला कि जो सारे लोग थे उनको किसी तरह की बेनिफिट नहीं थी ग्लोबलाइजेशंस के, मतलब हर लोग को उस तरह उसका ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था। ये हमें सबूत देखने को मिला। पीपल विथ एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। जो लोग के पास एजुकेशन थी, स्किल थी, अच्छी संपत्ति थी, वो अपने बेस्ट यूज़ कर लेते थे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का, नए नए अवसर का। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देयर आर मेनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास वो लोग इस तरह के बेनिफिट को शेयर नहीं करते थे। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ अ रियलिटी, अब जो है ग्लोबलाइजेशन एक क्या है, रियलिटी है। द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक अ ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। अब ये क्वेश्चन होता है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाया जाए, सही बनाया जाए, ठीक है। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या करेगा, सारे लोगों के लिए सेम क्रिएट करेगा अपॉर्चुनिटीज़ को। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। और जो बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन से लेकर के वो शेयर करेगा बेटर, सबको इंश्योर करेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे काफ़ी मेजर रोल प्ले किया इसको पॉसिबल करने के लिए। दिस पॉलिसी मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। ये सारी पॉलिसी जो नीतियाँ थी ये सारी प्रोटेक्ट की उस इंटरेस्ट को, नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल, उन लोगों को नहीं जो सिर्फ रिच थे, अमीर थे, पावरफुल थे, बट ऑल द पीपल इन द कंट्री, बट उन सारे लोगों को जो कंट्री के अंदर रहते थे। यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप दैट द गवर्नमेंट कैन टेक। आप इन सारे पॉसिबल स्टेप्स को पढ़ोगे गवर्नमेंट ने जो लिए थे। फॉर इंस्टेंट द गवर्नमेंट कैन इंश्योर, जो कि गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया दैट लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, कि जो श्रम कानून था, लेबर लॉ था, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मीन्स कि अमल किया जाएगा उस चीज़ को। एंड द वर्कर गेट देयर राइट्स, और वर्कर्स को उनके खुद के राइट्स मिलेंगे। दे कैन सपोर्ट अ स्मॉल प्रोड्यूसर, उन्होंने छोटे छोटे प्रोड्यूसर को सपोर्ट किया टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को, अपनी जो गतिविधियाँ हैं उनको इम्प्रूव करे। टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट, तब तक जब तक कि वो अपने आप को कम्पीट करने के लिए स्ट्रॉन्ग न बना ले। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड, अगर ये ज़रूरी होता था तो गवर्नमेंट यूज़ करती थी व्यापार, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को, जो भी व्यापार और निवेश बैरियर्स होते थे उनको। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल, इसको, इससे क्या होता था कि वो नेगोशिएट कर लेते थे WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, फॉर फेयर रूल्स के लिए। इट कैन ऑल्सो अलाइन विथ अदर डेवलपिंग, इसको जो है वो दूसरे अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी अलाइन किया गया विथ सिमिलर इंटरेस्ट, विथ सेम इंटरेस्ट के साथ, टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप कंट्रीज़, ताकि वो फाइट कर सके उस डोमिनेशन डेवलप कंट्रीज़ के लिए
जो कि WTO के अंदर आती थी, जो डोमिनेट थी, मीन्स की जो शासन करने वाली डेवलप कंट्रियाँ थी उनके लिए वो अगेंस्ट कर सके, उनके अगेंस्ट में। इन द फास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में जो मैसिव कैंपेन्स था, बहुत लंबे बड़े बड़े कैंपेन्स लगाए गए, एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के थे जो उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, हैव इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट डिसीजन, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया उन सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन पे जो रिलेट करते थे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, व्यापार और निवेश के, जो कि WTO के अंदर थे, उनमें काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। दिस हैज़ डिमॉन्स्ट्रेट, इसने क्या किया कि ये साबित किया दैट पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये साबित किया कि जो लोग हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, जो कि लड़ाई थी हमारे फेयर ग्लोबलाइजेशन के तहत उसके लिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया, मीन्स कि ये साबित किया गया अगेंस्ट WTO हांगकांग के अंदर 2005 में, जब यहाँ पे एक धरना किया गया जहाँ पे लिबरलाइजेशन के लिए, जस्टिस के लिए WTO के तहत ये सारी चीज़ें की गई थी। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, पर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समिंग अप देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी लुक एट द प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि हमने इस चैप्टर के अंदर पहला फेज देखा ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, ग्लोबलाइजेशन जो हमारा दिखाया कि ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिससे तहत हम तेज़ी से एकीकरण करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, एक साथ लाते हैं कंट्रीज़ को। दिस इज़ हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, बड़े फॉरेन ट्रेड मीन्स व्यापार के तहत, फॉरेन के विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के तहत। MNC आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। मोर एंड मोर MNC आर लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड दैट द चीप फॉर द प्रोडक्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा MNC जो है वो ये देखती थी उस लोकेशन के पूरे वर्ल्ड के अंदर, देश भर में, कि सबसे चीप प्रोडक्शन कहाँ वो कर पाएगी। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज इन कॉम्प्लेक्स वे, इसका ये रिजल्ट हुआ कि प्रोडक्शन जो था वो काफ़ी ऑर्गेनाइज था इन कॉम्प्लेक्स वे में। टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली जो टेक्नोलॉजी था वो पर्टिकुलरली IT हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, IT भी जो है वो एक बड़ा रोल ऑर्गेनाइज किया प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, पूरे अक्रॉस द कंट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन से लेकर के। इन एडिशन लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड, तो इसका ये क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन ऑफ जो ट्रेड था, ट्रेड से लेके, व्यापार से लेके जो लिबरलाइजेशन था, इन्वेस्टमेंट से लेके, हैज़ फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन बाय रिमूविंग बैरियर टू ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट। इससे क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर फैसिलिटेट किया गया कि वो किस बैरियर्स को, जो रोक टोक थे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसको रिमूव करे। एट द इंटरनेशनल लेवल पे WTO हैज़ पुट अ प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़, WTO ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रेशर डाला ताकि वो लिबरलाइज करे व्यापार और निवेश को, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को। वाइल ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ बेनिफिट वेल ऑफ कंज्यूमर, जो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट था, फ़ायदा था, वो वेल ऑफ कंज्यूमर्स को, एंड ऑल्सो अ प्रोड्यूसर विथ स्किल, उन प्रोड्यूसर्स को जिनके पास स्किल्स था, एजुकेशन था, संपत्ति थी। मैनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स को हैव सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द राइजिंग कंपटीशन, और जो हमारे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, वर्कर्स थे, वो काफ़ी सफ़र किए रिजल्ट ऑफ जो बढ़ते कंपटीशन की वजह से। इसका रिजल्ट हुआ कि ये सारे लोग जो थे, स्मॉल प्रोड्यूसर वर्कर्स जो थे, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र किए। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जो फेयर ग्लोबलाइजेशन था वो क्रिएट किया सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर बेटर, और ये भी इंश्योर किया कि जो बेनिफिट था ग्लोबलाइजेशन का वो भी शेयर किया जाएगा बेटर। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।